हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। आज हम बात करते हैं अपने फिज़िक्स का नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पर हम कुछ बेसिक थ्योरम मतलब बेसिक बातों को समझेंगे, कुछ बेसिक रिएक्शंस को समझेंगे कि आखिर फिज़िक्स में उसका यूजेज क्या है, आखिर फिज़िक्स में उसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट होंगे, ये बिल्कुल बेसिक क्लास है। देखो, एक्चुअल में हम लोग पढ़े होते हैं कि व्हाट इज़ मास। आई होप सब जानते हैं मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, इतना सब सुने होते हैं। और बेसिक लेवल पे हम क्लास 9th में सीखे होते हैं कि व्हाट इज़ मास। लेकिन इन एक्चुअल व्हाट इज़ रियल मीन ऑफ मास, इसके बारे में आज डीप में समझेंगे। बेटा, मैं हर उस जीरो कंसेप्ट से चलूँगा और हायर कंसेप्ट तक जाऊँगा, ये डन है, आपको मेरे कंटेंट में दिखेगा। तो जीरो लेवल पे हम आते हैं तो देखो है क्या एक्चुअल में। मास को सिंपली डिफाइन किया जाता है कि कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, कोई भी एटम लेते हैं, कोई भी वस्तु लेते हैं, हम किसी की बात करें, एक एटम लो, वस्तु लो, सब्सटेंस लो, एवरीथिंग बेटा जो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, किसी भी चीज़ को अगर तुम लेते हो तो उसके अंदर छोटे छोटे कण निहित होते हैं। बेसिक बातों के साथ समझते हैं। जैसे मान लो मैं कोई छोटा सा एक सब्सटेंस लेता हूँ तो इसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कण। तो ओवरऑल पता है, जैसे कहा यह जाता है कि ये जो कण है ना, इसके मेज़रमेंट को, मतलब इसके अंदर कैसे कण हैं, क्या कैसे इसके सिस्टम है, मतलब उस ओवरऑल सब्सटेंस के अंदर कितने छोटे छोटे कण हैं, उनके निहित द्रव्यमानों, उनके मैग्नीट्यूड को, आखिर वो कण क्या है, उन सभी कणों के सम को, मतलब जोड़ को कहा जाता है क्या, ये मास है उस बॉडी का बेसिक लेवल पे। और अगर थोड़ा सा अपर में जाए तो देखो है क्या, मास इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर। इस शब्द को समझना, मास है क्या, वो एक मेजरमेंट है। बेसिक के साथ चल रहा हूँ, ये मेजरमेंट है किस चीज़ का भैया, तो द अमाउंट ऑफ मैटर, उसके अंदर कैसे मैटर हैं, अमाउंट ऑफ दैट मैटर, मतलब उसके अंदर निहित छोटे छोटे मैटर क्या हैं उसकी बात कर रहा है। और एन ऑब्जेक्ट मतलब उस किसी भी वस्तु में, तो अमाउंट ऑफ मैटर जो होता है उसको कह सकते हैं कि मास है। ठीक है ना। अब आपको डीप में समझाता हूं कि अब थोड़ा शब्दों को और टफेस्ट लेवल पे ले चलते हैं। देखो भैया, सबसे अच्छी बात यह है कि जो मास है, मास की डेफिनेशन इस फिजिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। रियल वे में, वास्तविकता की दुनिया की हम क्लास 11 की बात करें तो मास की परिभाषा एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आखिर व्हाट इज मास, तो मास को कहा जाता है दिस इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर दिस इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। ये इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। हाँ, कुछ नेचर, कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ गुणों के आधार पे हम ये बता सकते हैं कि उसका मास ज़्यादा है कि कम है। ओवरऑल एक लाइन में इसकी परिभाषा है, दिस इज़ इंटरनल प्रॉपर्टी, या फिर दिस इज़ नॉट डिफाइंड वेल मेंटेन्ड। वेल मेंटेन तरीके से इसको डिफाइन नहीं किया गया, क्योंकि हायर लेवल पे मास की डिफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। तो भी फिर कैसे समझें, अगर फिजिक्स में ऐसे कहा गया है कि इतना डीप लेवल है तो फिर समझे कैसे। तो अब आपको चलता हूं, मास को एक्चुअल में डिफाइन किया गया है प्रॉपर्टी के बेस पर। मास को डिफाइन किया गया है प्रॉपर्टी के बेस पे, और अब आपको समझाता हूं। देखो, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल मैटर, जरा सब मेरे पॉइंट को समझना। मास जो है ना, वो बेटा एक्चुअल में फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। व्हाट इज मास, मास उस सब्सटेंस का, मास उस ऑब्जेक्ट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल मतलब समझते हैं ना, याद करो, फंडामेंटल का मतलब ही होता है मूल, मूलभूत, आधारित चीजें जिनका आधार है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब मास जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वो हर एक ऑब्जेक्ट का अपने तरीके से डिफाइन हो सकता है। क्लियर। अब और चलते हैं, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। तो रियल में मास को डिफाइन किया गया है इनर्शिया के मेजरमेंट के आधार पे। याद करो मेरा सबसे पहला लेक्चर जहाँ पे हमने लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बात किया गया था। तो मेजरमेंट को एक्चुअल में डिफाइन किया गया है किसके आधार पर, इनर्शिया के आधार पे। किसके आधार पे, इनर्शिया ओवरऑल। तो मास को वास्तविकता में बताया गया है कि इसको हम अगर मीज़र कर सकते हैं तो किसके बेसिस पे, इनर्शिया के बेसिस पे। और अब हम बेसिक डेफिनेशंस को इरेज करते हैं ताकि चीज़ों को आगे हम एक्सप्लेन कर सकें। तो ज़रा समझना, रिपीट करता हूँ फास्ट वे में। मास इज़ अ मीज़र ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर, ये बेसिक परिभाषा है, बिल्कुल जीरो लेवल का। ठीक है ना। और इसको आसान वे में कैसे समझे, किसी सब्सटेंस के अंदर के जो निहित कण होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उनके योग को, उनके ओवरऑल एडिशन को हम लोग कहते हैं क्या, मास। ठीक है ना। और इट इज़ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। देखो, ये मास की डीप डेफिनेशन बता रहा हूँ।
मास इज़ अ इंटरनल प्रॉपर्टी, फर्स्ट लैंग्वेज। और क्या बता सकते हो, जो मास है वो कैसा है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, साथ ही साथ इंटरनल प्रॉपर्टी है, ठीक। और इसको आखिर मीज़र कैसे किया गया है, तो इस बात को आप रिमेंबर रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंस है। तो ओवरऑल मास जो होता है ना, वो मीज़रमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब ये मैं बात आपको बता रहा हूँ, हायर लेवल पे मास को कहा गया है कि मास जो है वो मीज़रमेंट ऑफ इनर्शिया है। जिस बॉडी का इनर्शिया मोर उसका मास मोर, जिसका इनर्शिया लेस उसका मास भी लेस। अब यहाँ से चलते हैं, आपके मन में एक बार छोटा सा डाउट उठेगा कि आखिर इनर्शिया फिर क्या है भाई। याद करो, इनर्शिया में मैंने कितने अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया था कि किसी ऑब्जेक्ट का विरोध करने का गुण, विरोध समझते हैं ना, रेजिस्टेंस। ओवरऑल इनर्शिया उस बिहेवियर को कहते हैं जो अपनी अवस्था का विरोध करे, अपनी अवस्था का विरोध करे। तो ज़रा समझो आखिर है क्या इनर्शिया, फिर क्यों मास से कोरिलेट करता है। तो अब इसको वास्तविकता में आपको समझाता हूँ। आप सोचो ज़रा सा, मैं एक छोटा सा बॉटल लूँ, बॉटल समझते हैं ना, पानी का बॉटल। अगर हम एक छोटे पानी का बॉटल लें और उस पर फोर्स लगाएं तो 100% श्योर है वो गिर जाएगा, बिल्कुल 100% श्योर है। तो इस चीज़ पे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि उस बॉटल का इनर्शिया क्या है, कम है ना, तभी तो उसने अपना प्रतिरोध क्या हुआ, तुरंत दिखा दिया। हमने लगाया फोर्स, तुरंत उसमें स्टेट में चेंज हो गया, उसकी अवस्था में चेंज हो गया, मतलब बॉडी गिर गई। अगर वही तुम सोचो, एक हैवी पत्थर लें, हैवी पत्थर समझते हैं स्टोन, बहुत भारी भरकम हम पत्थर को लें और उस पर आप फोर्स लगाते हैं, तो क्या वो पत्थर हिलता है। लेकिन आप डायरेक्टली जवाब क्या देते हो, आप डायरेक्टली जवाब देते हो कि अरे भाई ये पत्थर बहुत भारी है, हिल नहीं रहा है। बेटा वो जो सेंस है ना, वो बेस्ड है कंसेप्ट पर, किस पर, इनर्शिया के कंसेप्ट पे। जिस बॉडी का इनर्शिया जितना मैक्स होता है, प्रतिरोध, उसके अंदर विरोध करने की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी, उसका मास उतना हैवी होगा। एक लाइन में इसका खूबसूरत कंसेप्ट आपको समझाता हूँ। आप मुझे देखो सामने वाइट बोर्ड पर, अगर मैं किसी हैवी पर्सन को बगल में खड़ा कर दूं, अपने जस्ट बगल में बहुत हैवी पर्सन को खड़ा कर दूं, मतलब मुझसे डबल ट्रिपल ऐसे समझ लो, ठीक, बहुत हैवी पर्सन को, तो उसको धक्का जब लगाऊंगा तो तुम जरा सोचो, मुझे देख के समझो कि अगर उस हैवी पर्सन को मैं धक्का लगाता हूं तो क्या मैं उसको ढकेल पाऊंगा, जरा सोचना। लेकिन अगर वही तुम अदर पर्सन के रिस्पेक्ट में सोचो तो वो हैवी पर्सन मुझे आसानी से धक्का दे सकता है। इसका मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है, उस हैवी पर्सन का इनर्शिया ज़्यादा है। मोटे व्यक्ति का, भारी व्यक्ति का या फिर भारी वस्तु का क्या ज़्यादा होता है, वास्तविकता में उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है। और इस ज्ञान पर, इस कंसेप्ट पे हम कह पाते हैं कि जिसका इनर्शिया ज़्यादा, डायरेक्ट बोल देते हैं कि वो वस्तु भारी ज़्यादा है, मास ज़्यादा है। क्लियर। तो इनर्शिया होता है प्रतिरोध करने का गुण, अवरोध करने का गुण। कोई हल्की वस्तु है, ये मैं आपके सामने छोटा सा मार्कर लेता हूँ, ये हल्की वस्तु है, इस पर मैं थोड़ा सा झटका लगाऊं, ये गिर जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन वही मैं एक लोहे की रॉड रख दूं तो लोहे की रॉड और इस कंपैरिजन में किसका मास ज़्यादा होगा, मार्कर का मास ज़्यादा कि लोहे का मास ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है क्यों हुआ, क्योंकि मार्कर को हम तोड़ सकते हैं आसानी से, लेकिन लोहे को इतने आसानी से नहीं तोड़ सकते। तो आपको वास्तविकता में क्या पता है, मार्कर का इनर्शिया कम इसलिए इसका मास कम, और लोहे की रॉड का इनर्शिया ज़्यादा इसलिए मास ज़्यादा। आई होप बहुत क्लियर हो गया, वो मैंने बहुत एग्जांपल से क्लियर किया। ठीक है। तो मास को डिफाइन करने का बस एक तरीका है, मास को डिफाइन करने का सिर्फ एक तरीका है, मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर, मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसकी डेफिनेशन नोट कर लेता हूं, जिसको आप अपने बोर्ड की कॉपी में या फिर कहीं भी आप पढ़ते हैं तो एक लाइन में सुसंगठित हायर लेवल पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मास ऑफ अ बॉडी इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। क्लियरली मैंने यही लिखा है कि मास है क्या, तो मास को आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। आप बिल्कुल ये कह सकते हैं। क्लियर। तो ओवरऑल आपको बस एक कंसेप्ट याद रखना है कि जीरो लेवल पे कहा जाए तो आप क्या कहोगे, उस ऑब्जेक्ट के अंदर निहित छोटे छोटे कणों का जो सम है, गुण है, वो मास कहलाता है। लेकिन हायर लेवल पे आप क्या कहोगे, हायर लेवल पे ये एक्सप्लेन दोगे कि भाई इनर्शिया को मेजर कर लो। इनर्शिया है क्या, विरोध करने का गुण। जो ज़्यादा विरोध करेगा उसका मास ज़्यादा, जो कम विरोध कर पाएगा उसका मास कम। ठीक है ना। इसके लिए आप रिमेंबर रख सकते हैं, एक छोटा पत्थर, एक भारी पत्थर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं एक बेसिक कंसेप्ट बात करते हैं, वेट क्या होता है। वेट क्या होता है, भार हम लोग सुने होते हैं, वेट क्या होता है, व्हाट इज वेट। तो वेट क्या है भाई, ये आपका है मेजरमेंट ऑफ फोर्स।
हमें उस फोर्स को मेजर करना है जो कि ग्रेविटी के तहत लगता है। जो फोर्स ग्रेविटी के तहत लगता है, मतलब जो ग्रेविटी फोर्स लगाती है वो हमारा कहलाता है क्या? वेट कहलाता है। वेट को डिफाइन किया गया है ग्रेविटी फोर्स के आधार पे। मतलब इसको ऐसे कहा गया है कि भैया ग्रेविटी जो है ना, ग्रेविटी ये जो भी फोर्स लगाती है, दिस इज फिक्स अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। ग्रेविटी सभी के लिए एक बराबर होता है, मतलब कि जो इसका निकालने का तरीका है वो एक रूल है। मतलब ऐसे समझते हैं ना कि ये किसी के साथ ज्यादती नहीं करता है। पृथ्वी जो है सभी के ऊपर एक समान बल लगाती है। मतलब इसको आसान वे में समझे तो आसान वे में सुन लीजिएगा, हमेशा के लिए रिमेंबर रहेगा। हमारी पृथ्वी जो है प्रत्येक वस्तु को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। तो पृथ्वी हमारी जब प्रत्येक वस्तु को खींचती है ना, तो किसी को खींचने के लिए फोर्स लगाओगे ना। आप मुझे बताओ, किसी को खींचना है, किसी को धक्का देना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ना। यही फोर्स बेटा वेट कहलाता है। हमारी पृथ्वी जिस बल से प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, दैट अमाउंट ऑफ फोर्स इज ग्रेविटी फोर्स, या फिर दैट अमाउंट ऑफ फोर्स इज वेट फोर्स। क्लियर? और यही तो मैंने लिखा है, मेजरमेंट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी पर एक्ट करने वाला ग्रेविटी फोर्स ही क्या कहलाता है? वेट फोर्स। और इसको आसान वे में जो मैंने बोला, अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, यही तो मैंने बोला, अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स विच इज ऑलवेज वर्क टूवर्ड्स सेंटर। आपको पता है कि हम किसी भी वस्तु को उछालते हैं, वो गिरती तो पृथ्वी के केंद्र की तरफ है। कितना भी आप जोर से वस्तु को फेंको, अंततः वो बॉडी गिरती है केंद्र की तरफ। तो इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी का एक जेन्युइन नेचर है, पृथ्वी का एक मूलभूत गुण है जो कि प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो सिंपल सी बात है, किसी को खींचने के लिए बल चाहिए। आप ऐसे समझो, मैं किसी ऑब्जेक्ट को खींचना चाहता हूँ तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है भाई, किसी को मैं खींचना चाहता हूं तो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींच रही है तो क्या उसे फोर्स की आवश्यकता नहीं चाहिए? तो बेटा वही फोर्स तो वेट फोर्स है। जिस बल से पृथ्वी खींचती है प्रत्येक वस्तु को, वही बल तो वेट फोर्स है। यही तो मैंने लिखा है, अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स विच इज ऑलवेज वर्क टूवर्ड्स सेंटर। यहाँ पे एक कंसेप्चुअल बात है, यहाँ पे कभी मतलब आप डेविएट मत होइएगा। विच इज ऑलवेज वर्क टूवर्ड्स सेंटर, पृथ्वी के केंद्र की तरफ हमेशा क्या लगता है? अट्रैक्शन फोर्स, मतलब वेट फोर्स। विच इज ऑलवेज वर्क टूवर्ड्स सेंटर, 2 बार मैंने रिपीट कर दिया, इस लैंग्वेज को रिमेंबर रखिएगा। ठीक है? क्लियर? और इसको पता है किस किस नाम से डिफाइन करते हैं? ग्रेविटी फोर्स कहे तो भी यही है, क्लियर। वेट फोर्स कहे तो भी क्लियर है, वेट कहे तो भी यही है। 3 वर्ड रिमेंबर रखिएगा, तीनों के लिए सेम मेजरमेंट है, सेम डेफिनेशन है, क्लियर। तो भाई जाहिर सी बात है, ये हमारी अर्थ है, प्रत्येक वस्तु को खींचता है तो जिस बल से खींचती है किधर? टूवर्ड्स सेंटर, दिस इज ग्रेविटी फोर्स, क्लियर। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? M/G। इस फोर्स को हम, ग्रेविटी फोर्स को क्या कहते हैं? mg, ठीक है, mg कहते हैं। और W से वेट से W निकाल लीजिए, मतलब वेट के स्पेलिंग से W निकाल लीजिए, तो W बराबर क्या लिख सकते हैं? mg फोर्स, क्लियर। अब यहाँ पे आपको एक भाई थोड़ा सा अलग जवाब देता हूँ। बहुत लोग आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, आई होप नहीं पूछे होंगे, तो कभी ना कभी इस क्वेश्चन से आपका पाला जरूर पड़ेगा, और इसको मैं क्लियर करता हूँ। देखो, बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग जब दुकान पे जाते हैं तौलने, अपना भार तौलने जाते हैं, तो वो कहते हैं कि तुमने किग्रा में तौला कि mg में तौला, मतलब वो कंफ्यूज करते हैं। जो कि मशीन ये कहता है, आप जब दुकान पे जाते हैं तो आप ये कह के जाते हैं ना कि मैं अपना वेट करने जा रहा हूँ, आप यही बोलते हैं, वेट करने। तो अगर हम वेट शब्द कहते हैं तो इसका मतलब है आपका कंसेप्ट यही कहेगा ना कि आपने mg ऐड किया। ज़रा समझो, अगर तुम दुकान पे वेट करने जा रहे हो, अपना वेट भार तौलने, तो आप इस कंसेप्ट में mg ऐड करोगे कि नहीं? क्योंकि वेट के लिए तो सिंपल सी बात है, M/G आएगा ही आएगा, ठीक। लेकिन आपको इसके पीछे की सच्चाई बताऊं, जब आप दुकान पे तौलने जाते हो अपना मास, तो वो मशीन इस कंसेप्ट पे बनी ही होती है कि वो आपका रियल मास बताती है बेटा, रियल मास बताता है। हम लोग कहते भले हैं वेट तौलने जा रहे हैं, लेकिन मशीन को बनाते समय जो भी वैल्यू आती है उसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। 10 मतलब समझ रहे हैं ना, ये G से
एक्चुअल में कोई भी वेट मशीन mg एंड डिवाइड बाई g करके देता है, तो g से g कट गया तो क्या बचा, मास ही बचा ना। हम लोग कहते ज़रूर हैं कि हम तौलने जा रहे हैं, भार तौलने जा रहे हैं, लेकिन उस मशीन को बनाया इस कंसेप्ट पे जाता है कि g से g कैंसिल आउट हो जाता है, वो आपको रियल मास देता है। हमारा वेट कितना है, 55 kg है, तो इसका मतलब क्या है, मास है। ठीक है, आप दुकान पे गए चीनी लेने, तो चीनी लेते समय भी 1 किलो चीनी लेते हैं, तो वहाँ पर जी इंक्लूड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वेट मशीन बनाते समय जी को कैंसिल आउट कर दिया जाता है। क्योंकि अगर इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो ज़रा सोचो, मेरा वेट है 55 kg और वेट वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 55 गुणे 10, 55 गुणे 10, तो इसका मतलब क्या है, 550। और ये बाप रे कितना हैवी अमाउंट है, मतलब हम 550 न्यूटन के फोर्स हैं, इतना मेरा वेट है। तो ये गलत बात है, वेट है हमारा, लेकिन मशीन क्या करती है, इस 10 को नेग्लेक्ट कर देता है। आई होप ये छोटी सी बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो इस चीज़ को रिमेंबर रखिएगा, उस मशीन को बनाते समय मशीन में लिखा जरूर होता है वेट, बट वो हमारे जी को कैंसिल आउट कर देता है। क्लियर। अब यहाँ से चलते हैं और एक अगले छोटे से कंसेप्ट पर, और ये सबसे बेहतरीन कंसेप्ट है जो आपको हर जगह सुनने को मिलेगा। दिस इज़ नॉर्मल फोर्स। अब हम बात करते हैं एक लास्ट बेसिक पॉइंट, इसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। और बेटा ये नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे हम फोर्स टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम नॉर्मल फोर्स बता रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मल शब्द आपको आज ऐसे ही समझ लीजिए कि ये लाइट में वर्क करता है, ये लेंस में वर्क करता है, ये आपके किसी भी क्वेश्चन में वर्क करता है कि आखिर नॉर्मल होता क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्मल फोर्स क्या होता है। तो नॉर्मल से क्लियर करते हैं। नॉर्मल का मतलब आप लोग समझते हैं परपेंडिकुलर, मैथ में पढ़े होंगे, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इतना ही इसके लिए बहुत सफिशिएंट है। तो नॉर्मल फोर्स है तो इसका मतलब क्या है, किसी भी बॉडी के परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा, नॉर्मल फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के 90 डिग्री पर लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा, नॉर्मल फोर्स। आई होप क्लियर। नॉर्मल एंड फोर्स, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री और फोर्स का मतलब बल, फोर्स टॉपिक पढ़ना है। तो 90 डिग्री पे लगने वाला फोर्स हमारा नॉर्मल फोर्स कहलाता है, और इसी नॉर्मल फोर्स को ये भी कहा जाता है रिएक्शन फोर्स। तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर हम एक हॉरिजेंटल ब्लॉक रखते हैं, ज़रा गौर से समझना, अगर हम एक हॉरिजेंटल ब्लॉक रखते हैं, हॉरिजेंटल सरफेस लेते हैं कोई सा भी, अगर हम एक हॉरिजेंटल सरफेस को लेते हैं तो हॉरिजेंटल सरफेस पर ऑलवेज एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है क्या, नॉर्मल। इस बात को नोट करके हमेशा के लिए रिमेंबर रखिएगा। ये लेंस में नहीं, लाइट में नहीं, ये कंसेप्ट एवरी जगह है, एवरीवेयर वर्क करता है कि ये कंसेप्ट है क्या। किसी भी हॉरिजेंटल सरफेस के 90 डिग्री पर क्या पास करता है, नॉर्मल। आपसे कहे नॉर्मल लाइन बताओ तो इसी लाइन को कहते हैं नॉर्मल लाइन। आपसे कहे नॉर्मल प्लेन बताओ तो यहीं से प्लेन को कट कर दो। अब एज्यूम करो कि इससे हम एक प्लेन काट दें, बीच से पूरा प्लेन काट दें, तो जो प्लेन मिलेगा वो कैसा प्लेन कहलाएगा, नॉर्मल प्लेन। समझ में आया। तो किसी भी सरफेस के 90 डिग्री पर क्या पास करता है, नॉर्मल। और लाइन कहे तो लाइन ऐड कर लेना, प्लेन कहे तो पूरा बीच से प्लेन काट देना। क्लियर। अब एक बार और समझा देते हैं। अगर ये समझ लो, अगर ये दीवार ऐसे है, वर्टिकल है, तो फिर नॉर्मल क्या होगा, फिर आप जवाब दोगे क्या होगा, 90 डिग्री पर। क्लियर। ये इसको हम क्या लिखेंगे, एन का मतलब नॉर्मल, और ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री। अब कि ये सरफेस है 90 डिग्री पर नॉर्मल। क्लियर। और आप चीज़ें रिमेंबर रख सकते हैं। अगर हम आपसे कहते हैं कि ज़रा सा ये फिगर को थ्रू समझिए, ये हमारी 2 वॉल हैं, वॉल मतलब समझते हैं ना, दीवार हैं, ठीक है ना। ये मैंने इस पर क्या टिका दिया, सीढ़ी, सीढ़ी समझते हैं, ठीक है ना। ये हमने क्या कर दिया, सीढ़ी बना दिया। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सिंस को बस समझना, जहां पर कांटेक्ट होता है ना, जहां पे 2 सरफेस कांटेक्ट करते हैं, नॉर्मल वहीं मिलता है। ये आपको छोटा सा कंसेप्ट और खूबसूरत कंसेप्ट समझाता हूं। जहां पर 2 सरफेस मीट करते हैं, 2 सरफेस क्या करते हैं, मिल जाते हैं, मीट करते हैं, यहाँ पर ऑलवेज क्या अपने आप बन जाता है, नॉर्मल बन जाता है। मतलब वहाँ पे नॉर्मल आपको मिलेगा या फिर रिएक्शन फोर्स मिलेगा, रिएक्शन फोर्स। एक्शन रिएक्शन लॉ पढ़े हैं ना, एक्शन रिएक्शन लॉ, तो वही वाला आपका लगेगा, क्या होगा ये, रिएक्शन फोर्स। अब जरा यहाँ पे इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। इस केस के लिए नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। क्लियर, दिख रहा है ना, यहाँ पर टच किया है तो 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री, और यहाँ पे टच किया है तो नॉर्मल 90 डिग्री। क्लियर, ये रिमेंबर रखना।
अब इन सबसे परे आगे आपको बताता हूँ जो कंसेप्ट हमेशा मिरर में यूज़ होता है कि मिरर में आखिर नॉर्मल कहाँ से पास होता है, और आपके क्लास 11th के 4th चैप्टर में इसका बहुत यूज़ है कि नॉर्मल आखिर सर्कल में कैसे पास होता है। तो इस कंसेप्ट को आपको समझाते हैं। इस बात को इतने कंसेंट्रेट होकर अपने माइंड में बैठा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किसी भी सर्कल की बात कर रहा हूँ, किसी भी सर्कल के सेंटर से पास होने वाली एवरी लाइन, जितने भी लाइन हैं जो सेंटर से पास करते हैं, इन सभी लाइन को क्या कहते हैं? नॉर्मल लाइन। क्लियर? नॉर्मल लाइन। कोई भी सर्कल हो, सॉलिड सर्कल हो, हॉलो सर्कल हो, स्फेरिकल सर्कल हो, सिलेंड्रिकल सर्कल हो, मतलब ओवरऑल बस सर्कल आपको दिख जाए, कैसा भी सर्कल रहे, उसके सेंटर से पास होने वाली लाइन कौन सी लाइन होगी? नॉर्मल लाइन। और कहा जाता है, मैथ में ये कंसेप्ट कहा जाता है कि किसी सर्कल के प्रत्येक पॉइंट पर, ये सर्कल का देखना, मैं प्रत्येक पॉइंट खींच रहा हूँ, सर्कल के प्रत्येक पॉइंट पर डाला गया नॉर्मल, खींचा गया नॉर्मल, ये ऑलवेज कहाँ से पास होता है? सेंटर से ही पास होता है। मतलब इसको एज्यूम आप ऐसा कर सकते हो कि ये सारे कहाँ से पास हो रहे हैं? सेंटर से पास हो रहे हैं। और सेंटर से पास होने वाली लाइन हमारी कैसी लाइन कहलाती है? नॉर्मल लाइन। तो ये सर्कल का कंसेप्ट है। सर्कल का कंसेप्ट कहता है कि सेंटर से पासिंग थ्रू लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। ऐसी कोई भी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास हो। तो इसको हमेशा का इतना रट्टा मार लो, इतना समझ लो कि भूलना नहीं है कभी। क्लियर? इतना मैंने बताया। अब थोड़ा सा सिलेंड्रिकल की भी बात कर लेते हैं कि एक सिलेंडर में कैसे पास होगा नॉर्मल। क्लियर? एक सिलेंड्रिकल सरफेस में नॉर्मल कैसे पास होगा। देखो, सिलेंडर के केस में क्या होता है, छोटा सा सिलेंड्रिकल सरफेस बना लेते हैं और इसके बाद इसको भी समझ लेते हैं। ये हमने बना दिया सिलेंड्रिकल सरफेस। देखो, एक सिलेंडर के कितने फेस होते हैं? कितने फेस होते हैं? एक ये फेस होगा, क्लियर, एक ये फेस होगा और एक आपका ये फेस होगा। ठीक, तो सबका इंडिविजुअली पढ़ लेते हैं नॉर्मल क्या होगा। ये हॉरिजेंटल सरफेस है तो दिस इज़ नॉर्मल, हॉरिजेंटल सरफेस है तो 90 डिग्री पे नॉर्मल। आई होप यहीं से आप ये भी समझ जाएंगे। तो ये हो गया नॉर्मल। क्लियर? दो सरफेस का क्लियर। अब यहाँ पे केस में, इस दो फेज के केस में आपके पास दो ऑप्शन है। अगर हम इसको हॉरिजेंटली देखते हैं, अगर हम इसे हॉरिजेंटली देखते हैं तो ये होगा नॉर्मल पासिंग थ्रू सेंटर लाइन। कंसेप्ट वाइज समझना। अगर हम इसको हॉरिजेंटल, मतलब हमारा सिलेंड्रिकल ऐसे है, समझ रहे हैं, एक पाइप हमने ये देखा आपके सामने, ये मार्कर, ठीक एकदम सेम एज इट इज़ ऐसे है। तो अगर हम हॉरिजेंटली देखते हैं तो उसके सेंटर से पास होने वाला। क्लियर? तो ये मैंने सेंटर से पासिंग थ्रू बना दिया, ये सेंटर से, ठीक, ये हो गया। और अगर आप इसको वर्टिकल देखते हैं, वर्टिकल, इसको खड़ा कर दो, अब ऐसे सब्सट्रैक्ट कर दो, खड़ा कर दो, तो इस केस में नॉर्मल क्या होगा? तो इस केस में आप ऐसे समझ लो, सेंटर से पास होने वाली लाइन, एवरी लाइन क्या कहलाएंगी? नॉर्मल लाइन। क्लियर? बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। इससे टफेस्ट, अगर आपको अब इतने सरफेसेस बताने के बाद अगर कोई डिफरेंट सरफेस का पूछे ना, तो एक मूल मंत्र याद रखना, उस सरफेस के 90 डिग्री पर, सीधी सी बात, कुछ मत करो आप, कोई भी अननोन सरफेस मिल जाए, बहुत खतरनाक सरफेस मिल जाए, तो नॉर्मल के लिए एक शब्द कहा गया है कि किसी भी गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज एंड ऑलवेज नॉर्मल फोर्स। ठीक, तो ये इतनी बेसिक बातें हमने किया था मास के बारे में, वेट के बारे में, नॉर्मल के बारे में, रिएक्शन के बारे में। तो नॉर्मल फोर्स और रिएक्शन फोर्स लगभग बराबर ही होते हैं। ठीक, अब 1 मिनट में बस इसके बेसिक यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मास की बात करते हैं, तो मास की यूनिट क्या होगी भाई? तो मास की यूनिट होता है केजी, केजी, ठीक है ना, किलोग्राम। किलोग्राम से क्या कह सकते हैं? दिस इज एमकेएस सिस्टम, भाई एमकेएस सिस्टम का है। ग्राम कह देते हैं, तो ग्राम क्या है? ये सीजीएस सिस्टम है, ठीक है ना, ये रिमेंबर रहेगा। और अगर हम इसके बाद एफपीएस में कहते हैं, एफपीएस में, एफपीएस, तो आई होप आपको ये भी याद होगा, ठीक है, ये भी आपको याद होगा। तो ये जो आपका क्या है? पी से पाउंड, पी से पाउंड, ये पाउंड भी आपका कैसा है? एफपीएस में होगा। तीनों क्लियर? अब अगर हम वेट की बात करते हैं, वेट की बात, WEIGHT, वेट,
वेट बराबर होता है m इंटू जी। और इस फॉर्मूले को गौर से देखो तो लिखा क्या है, मास इंटू एक्सीलरेशन। इसका मतलब इसका आंसर हमेशा क्या होगा, फोर्स। फोर्स क्यों सर लिख दिए भाई, है तो न्यूटन ही ना। याद करो, मास इंटू एक्सीलरेशन क्या बनता है, न्यूटन ना। तो ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट थे, कुछ उस बेसिक कंसेप्ट थे जो आपके फोर्स के चैप्टर में हर जगह आपको बेसिक तौर पे पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम इसके बाद बात करेंगे लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट, इम्पल्स से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट। तो धीरे धीरे अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते जाएंगे।